यूपीपीसीएस प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच टारगेट वीक 4 चौथा सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि आप सभी के 21 दिन पूरे हो चुके हैं इस टारगेट के, और ये अब आप सभी का चौथा वीक है, यानी कि धीरे धीरे सिलेबस समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। यदि आप पूरी शिद्दत के साथ इस टारगेट शीट को फॉलो कर रहे हैं तो मेरा पूरा भरोसा है कि आपका सिलेबस एक सीक्वेंस में सारे सब्जेक्ट के साथ सामंजस्य बनाते हुए क्रम से आगे बढ़ रहा होगा। निश्चित तौर पे ये टारगेट शीट में टॉपिक जो है वो अपने आप में काफी विस्तृत है, लेकिन मेरा मानना है कि परीक्षा के टाइम पे हमें चीजों को बहुत प्रभावी तरीके से, इंपैक्टफुल तरीके से पढ़ना चाहिए। जितना आप सभी ने अपने नोट्स बना रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उसको आधार बना करके आपको इसको रिवाइज करना चाहिए। तो ये एक रिवीजन प्रोग्राम है, एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, और इसी के आधार पे हमारी पूरी टेस्ट सीरीज चल रही है। जो आप पढ़ के आ रहे हैं उसी का हमारा टेस्ट भी हो रहा है। तो चलिए चौथे सप्ताह की टारगेट शीट के बारे में मैं आपको सूचित कर देता हूं। शुरुआत की 3 सप्ताह की टारगेट शीट कितनी पूरी हुई है, मतलब 100%? ठीक है, आपका 90%। क्या डिफिकल्टी लेवल क्या लग रहा है, मतलब क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, मैगजीन आ जाए। हाँ, क्यों डिफिकल्टी क्या लगती है? क्यों नहीं हो रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ, उसके पीछे का कारण बताओ कि हम्म जैसे उसका था ना, गांधी, मैंने बोला था कि महात्मा गांधी जी को अलग रखिएगा। हाँ हाँ, सम्मेलन अधिवेशन। सारी चीजें तो अपने आप में कवर हो गई हैं, ऑलरेडी कवर हो गए हैं। सही कह रहे हैं आप, यदि कवर कर लिया है तब तो फिर ये बच गए इस वाले भी। सर मेरा आर्ट एंड कल्चर, अच्छा, उसमें इतना नहीं था। क्यों नहीं हो रहा, मतलब सोर्सेस का अभाव है, नोट्स नहीं बनाए कभी, या क्लियरिटी नहीं है? जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वैसे नोट्स नहीं मिल वो एक्चुअली आपका लैक ऑफ कंटेंट है, आपके पास कंटेंट नहीं है उस तरीके का। क्या कंटेंट यूज कर रहे हो उस पे? सर नोट्स हैं। नोट्स हैं, नितिन सिंघानिया सर हैं? यदि वो हैं तो एक बार उनकी बुक से भी थोड़ा सा मोटा मोटी देख लेना है। पीवाईक्यू एक्चुअली बहुत सिस्टमेटिक नहीं है आर्ट एंड कल्चर के, मतलब आप यदि कोई बुक निकाल के देखोगे घटना चक्र वगैरह तो उसमें पीवाईक्यू नहीं है। एक चीज और आपको बता दे रहा हूँ, अभी तो नहीं, मैं इस चीज को डिस्क्लोज अभी मैं नहीं करूंगा, चलो बाद में बता दूंगा, ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता दूंगा, ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा, जल्दी ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा। एक बहुत बड़े लेवल का कंटेंट बन रहा है, बताएंगे उसके बारे में भी बताएंगे। हाँ, वो आ रहा है, वो जब आएगा तो कुछ अलग है। अभी नहीं आएगा, 2026 वाले बच्चों को टारगेट करके वो बन रहा है, और वो एक बहुत बड़े पब्लिकेशन के साथ काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यूपीपीसीएस के बच्चों के लिए ही हो रहा है वो काम, तो अभी तो टाइम है। हाँ, अच्छा चलो एक एक करके मैं ही पूछ लेता हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री में दिक्कत नहीं आ रही, हो रहा है, कवर हो रहा है। मेडिवल में भी दिक्कत नहीं आ रही, मिल जा रहा है सब कुछ। मॉडर्न में भी दिक्कत नहीं आ रही, जैसे मॉडर्न में इन्होंने कहा कि पिछली बार मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया था तो आपने पूरा ही कवर कर लिया, बहुत बढ़िया, मतलब यदि कर लिया तो वो बहुत अच्छा है। अब इस बार उसको ये टॉपिक आपके हट गए, लेकिन जिसने नहीं किया है, जैसे महात्मा गांधी क्या है, एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं मानता हूँ। महात्मा गांधी उनके हर एक डायमेंशन से क्वेश्चन पूछ ही लेता है। कांग्रेस के चरण देखेंगे तो हाँ, गांधीवादी चरण भी है। हाँ, आपने उससे साथ जोड़ के पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, मतलब आपने और विस्तार कर दिया उस पूरे टॉपिक। ठीक, मैंने अलग भी लिख दिया था, आप चाहो तो थोड़ा रिवीजन कर लेना या छोड़ देना आप इसको, है ना। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है, यदि हो गया है तो फिर क्यों पढ़ना, फिर बाकी के टॉपिक इतने सारे हैं। तो मॉडर्न में भी दिक्कत नहीं आ रही, आपके नोट्स, आपके सोर्स, पीवाईक्यू।
इसके बाद आर्ट एंड कल्चर में आप कह रही हैं कि उस तरीके से नहीं हो पा रहा जैसे क्वेश्चन बनते हैं या बनते हैं, उसके पीछे का कारण है लैक ऑफ कंटेंट, आपका कंटेंट सिस्टमेटिक नहीं है ना। देखो एक चीज समझना, दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन है प्रीलिम्स से पहले कुछ भी देख के ना जाओ एक टॉपिक के बारे में, एक है कि मैं देख के जाऊं। ये टारगेट सीट आपका यही काम करवा रही है कि कम से कम ये जो टॉपिक लिखे हैं, अब इसमें जैसे शास्त्रीय नृत्य लिखा था, शास्त्रीय नृत्य आपको भी पता है क्या लिस्ट है, एक बार देख लिया कौन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, एक बार देख लिया यूपी का कथक है तो कथक के कौन इंपॉर्टेंट है, बस बढ़ गए आगे। मैं चाह रहा हूं कि आप एक बार चीजों को आंखों के सामने गुजर के जाएं, एग्जामिनेशन हॉल पे ये हो जाए यार ये चीज ऐसा नहीं मैं छोड़ के आया हूं। अब वहां क्वेश्चन बना पाते हो नहीं बना पाते हो एक अलग बात हो गई, लेकिन टॉपिक ही बिना पढ़े पहुंच गए और क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहां पे चीजों को पढ़ना है, चाहे अपने नोट से पढ़ लो या कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो, यदि नहीं स्टैंडर्ड बुक अपने पास रखो उस लेवल की। आर्ट एंड कल्चर में इस समय जो सबसे अच्छी स्टैंडर्ड बुक है वो है नितिन सिंघानिया सर की, यदि वो किताब आपके पास है मैग्रा हिल पब्लिकेशन की, तो फिर आप आराम से उसमें ये टॉपिक देख लो, मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा अल्टरनेटिव कोई मैं बताना ही नहीं चाहता हूं ना है। अब आर्ट एंड कल्चर में या तो शॉर्ट नोट्स हो आपके पास तो आप उनको प्रभावी तरीके से देख लें, ठीक है। इसके बाद जैसे अगला पॉलिटी में दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको, वो भी आसानी से हो जा रहा होगा। ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में बहुत आसानी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत आसानी से, इकोनॉमी में दिक्कत किस टाइप की आ रही, ठीक है। टारगेट सीट 3 में क्या था टॉपिक, मैं ही निकाल लेता हूँ। गरीबी बेरोजगारी के अलावा एक कृषि क्षेत्र, अर्थव्यवस्था को हम 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। अब एग्रीकल्चर क्षेत्र जब आपको देखना है तो आप बजट उठाइए ना अपना, बजट ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, इस बार के बजट में और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई योजनाएं, थोड़ा सा एमएसपी के बारे में जान लिया, एमएसपी क्या होता है, बस एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कुछ संस्थान हो गए, मतलब बहुत कठिन नहीं है। इकोनॉमी के लिए यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए परीक्षावाड़ी की बुक पर्याप्त है। यदि परीक्षावाड़ी की बुक में आप वो चैप्टर ओपन करके एक बार रिवाइज कर लें या थोड़ा सा पीवाईक्यू देख लें, काम हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा सीन नहीं है इसमें। परीक्षावाड़ी देख लीजिए, अपने नोट्स बना रखे हैं वो देख लीजिए, कोई बहुत बड़ा। जैसे देखो इस बार वाले में मुद्रा बैंकिंग मौद्रिक नीति ये टॉपिक लिखा हुआ है, क्या पढ़ोगे आप इसमें, थोड़ा सा आपको बैंकिंग के बारे में समझना है, आरबीआई मेन है, उसके साथ कितने आपके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, कितने निजी क्षेत्र के बैंक हैं, कौन कौन सी बैंकिंग क्षेत्र की कमेटी बनी थी जिसके बाद मर्जर हुआ, बैंकों को जोड़ा गया, बैंकिंग सुधार को लेकर 3-4 कमेटी हैं। हाँ बहुत, मैंने तो देखो पढ़ा रखा है, आपने नोट्स में जो बना रखा है बस उस पर भरोसा करो ना, या मैंने आपको बुक बता दी, या तो एक नितिन सिंघानिया सर की इकोनॉमी की बुक है मैग्रा हिल पब्लिकेशन की, वो किताब भी आप पढ़ सकते हो, या आप परीक्षावाड़ी पढ़ लो, और या जो नोट्स आपने बना रखे हैं क्लास नोट्स उनसे पढ़ लो। तो मुद्रा बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी में अभी उठाओ, मॉनेटरी पॉलिसी भी उसी का हिस्सा है, अभी के लेटेस्ट का डेटा उठा लो, अगस्त में मॉनेटरी पॉलिसी अभी आई थी, क्या सीआरआर है, क्या एसएलआर है, क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, कैसे उनके थ्रू आरबीआई इसको मैनेज करती है इन्फ्लेशन को, इन सब चीजों को एक बार देख लो, बस आगे बढ़ जाओ। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है भाई, है ना। जनगणना और नगरीकरण भी डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद साइंस में दिक्कत आती है, बायो में पढ़ने में कुछ आसानी से मिल जा रहा है सब कुछ। फिजिक्स और केमिस्ट्री आप 100% छोड़ रहे होंगे, पढ़ रहे हैं फिजिक्स, नोट से पढ़ लीजिए, आप बुकें हैं बुकों में मिल जाएगा। इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी आसानी से भी मिल जाएगा। करंट अफेयर्स में पता नहीं क्यों आपको जो है दिक्कतें हो रही, क्योंकि आपने इसके भी सिस्टमेटिक नोट्स नहीं बना रखे। ऐसा नहीं कि आपके पास एक स्पोर्ट्स के अलग नोट्स बने हों, ऐसा नहीं है कि आपके जो है योजनाओं के अलग से नोट्स बने हों, कुछ किया ही नहीं काम आज तक। आप डायरेक्ट एक जो है आंख बंद करके, जो मैं मैगजीन अभी ला रहा हूं करंट अफेयर्स की, मास्टर करंट अफेयर्स, वो आपके टॉपिक वाइज सेगमेंटेड है, 20 चैप्टर इसीलिए बन गए उसके। तो जैसे योजनाएं हैं तो 50 महत्वपूर्ण योजनाएं ही डाल दी, हाँ उसी टाइप में रहेगा तो आ जाएगी। देखो 19 तारीख को मैंने बोला है, तो आप ये मान के चलो 24 आवर्स यदि मैं इस समय लग के काम कर रहा हूं तो मेरा मेन स्ट्रीम मैगजीन है। मैगजीन 1 महीने हो गए लगे हुए, 1 मंथ। मास्टर वीडियो में तो मुझे ज्यादा नहीं लगता था, 48 घंटे में काम कर डालता था,
लेकिन अब मेरी जो हालत खराब है, वो मैगजीन अब एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि अब वो चीज प्रॉपर एक सिस्टम के साथ कैसे उसका सब कुछ डिजाइन करना, हर चीज बनाना है थोड़ा सा काम। ठीक है, बट ये है कि कर डालेंगे, आप लोगों के लिए करना है, सब हो जाएगा। मैगजीन आ जाएगी 19 तारीख को, फिर उससे भी देख लेना। बाकी आप अपना जो पढ़ रहे हैं, घटना चक्र, घटना सार, परीक्षा लक्ष्य, कुछ बहुत सारी मैगजीन आती है, देख लेना आप उनको। यूपी स्पेशल में दिक्कत आती है, सी सेट में, सी सेट करते ही नहीं है, कर लेते हैं। ठीक है, अब चलो टॉपिक देख लेते हैं एक बार। टारगेट वीक 4 में जो टॉपिक है, हिस्ट्री के अंतर्गत एंशियंट हिस्ट्री में मौर्य काल तक हमने पढ़ लिया था। देखो बहुत सिस्टम से चले हम, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा, वैदिक को हमने जंप किया। वैदिक मेरा मानना है कि मतलब बहुत रेगुलर क्वेश्चन नहीं रहते वैदिक से, और जो रहते भी हैं वो आपको पता है, आपको मतलब आपने इतना रट लिया है, वेदों के बारे में जान लिया है, ऋग्वैदिक काल, और वो काल मुझे जहां तक जो मैं वैदिक काल को समझता हूँ, वो एक तरीके से सोशल ही रहा है, ज्यादातर सामाजिक और धार्मिक पक्ष के तौर पे हम उसको ज्यादा देखते हैं। साहित्य है थोड़ा बहुत, तो वो जनरली पता है आपको कि ऋग्वेद के पुरोहित कौन है, ये कौन है, सब जानते हो, कितने मंडल है, कितने, ये पढ़ते पढ़ते आपको, तो इसलिए मैंने उसको जंप किया, क्योंकि बहुत मुझे फ्रिक्वेंट क्वेश्चन नहीं दिखे, बहुत पहले क्वेश्चन ज्यादा आते थे। फिर हमने क्या किया, हमने जो है एक महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसको कवर किया। मौर्य काल पिछले सेशन में कवर किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, चैप्टर था। अब हम मौर्योत्तर काल ले रहे हैं। ये बुक है सिलेबस रिसर्च, इस बुक में मौर्योत्तर काल के सब टॉपिक दिए गए हैं, आप एक बार देख लेना क्या क्या सब टॉपिक है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग पढ़ लेना। एक तो दो चीजें आपको पढ़ना है, मौर्य के बाद भारतीय उत्तराधिकारी जितने वंश रहे, चाहे वो शुंग वंश रहा हो, कर्ण वंश रहा हो, सातवाहन रहे हो, और इसी समय विदेशी बाहर आ जाते हैं, विदेशी हमले होते हैं, तो उसमें शक, कुषाण, पलह, वो एक पूरा क्रम है। हिंद यवन, एक बार ये पूरा देखना है, इंपॉर्टेंट देखना है, हिंद यवन देखना है, तो हिंद यवन को बिल्कुल लकीर के फकीर होकर के मत पढ़िएगा, उसके इंपॉर्टेंट शासक। आप क्या कर रहे हो, आप कर ना पेज टू पेज चाटूंगा, वर्ड टू वर्ड चाटूंगा, नहीं, एक एक चीज रटना नहीं है, एक एक चीज खाना नहीं है, एक एक चीज के चक्कर में नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट उठाए, सिलेक्टेड होना है। खाना लगा होता है ना एक बड़ी टेबल में, हम उसमें बस लिमिटेड सलाद उठा लिए, उस टाइप में खाना है। ये नहीं कि आपकी अब मुझे ये वाला काम करना परीक्षा के एक दिन पहले, ये वाला अभी नहीं कि एक एक लाइन पढ़ना है। मुझे पता है 90% बच्चे के साथ दिमाग में कुछ छूटे ना, मैं एक एक लाइन पढ़ूं और फिर वो पूरा नहीं हो पाएगा। बहुत स्मार्ट बनिए, स्मार्टली पढ़िए, जूम मत करिए उसे, बहुत जूम आउट होकर के देखना है, जूम करके पढ़ने का टाइम अब नहीं है, ठीक है ना। आप जूम करके पढ़ेंगे फंस जाएंगे, ज्यादा मत लीजिएगा, थोड़ा ही प्लेट में रखिएगा। अभी वो खान सर ने दावत दी थी ना, एक लड़का था वो काफी खा गया है, वो बड़ा वायरल हो गया बेचारा, उसको कैसे रिश्तेदारियों वगैरह में उसको बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। तो अब वैसा नहीं कि एक प्लेट में सब कुछ सिलेक्टेड, थोड़ा 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 थोड़ा, जो जो चीजें आपको लगता हो जिससे आपका हाजमा ना बिगड़े, ऐसे खाना है, ऐसे पढ़ना है आपको। अभी के चक्कर में ज्यादा, क्योंकि क्या होगा फिर वो हजम नहीं होगा, डिप्रेशन बढ़ाएगा, तनाव बढ़ाएगा, एंजाइटी बढ़ाएगा, डर बढ़ाएगा। ज्यादा पढ़ना, कम पढ़ना कॉन्फिडेंस देगा, मन में आपके एक सुकून लाएगा, शांति लाएगा, आत्मविश्वास लाएगा। ज्यादा के चक्कर में पड़े हो ना आप, नहीं कम के चक्कर में कैसे हो सकती है, ये कवर होता जाए। मुझे लग रहा है अब हम क्या छोड़ रहा हूं, मुझे आप बताओ तो। अचानक से मतलब मेरे जो वर्क लेवल था वो डाउन हो गया, मैंने ये ऑब्जर्व किया, तो जो मैं 10-12 घंटे कर पा रहा, एक रखना है, दो चीजें, तीन चीजें रख लो, एक बीपी की मशीन रख लो, ठीक है, एक ग्लूकोमोमीटर रख लो, तुरंत बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ा घटा वो लग रहा है आपको, है ना, डर रहे हो आप, क्यों डर रहे हो, किस बात से डर रहे हो। यहाँ पे एक बहुत अच्छी व्यवस्था है प्रयागराज में, है गंगा नदी। जब बहुत डिप्रेशन में हो जाओ, जब बहुत परेशान हो, जाके एक डुबकी लगाओ। नहीं है, मैं डुबकी वाली बात कर रहा हूँ, जैसे नदी में नहाने के बाद सुकून मिलता है, सब भूल जाओ एक बार, वो वाला नहाना नहीं है कि नहाए फिर निकले ही नहीं, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, नहा के आ जाओ एक दिन। कभी नहाए हो, गंगा नदी यहाँ है, नहाए हैं कब, कुंभ तो चलो पूरा भारत नहाया है, ऐसे साल में कभी एक बार।
एज ए स्टूडेंट आपको जाना चाहिए, जैसे जब कभी परेशान हो जाए करो, डिप्रेशन में आ जाओ, थक जाओ, नदी चले जाओ। पानी क्या करता है, आपके जितनी भी नकारात्मक भाव होते हैं सबको खत्म कर देता है ना। पानी की सदगुरु को मैं सुन रहा था, सदगुरु कहते हैं कि जब भी शाम को हमेशा नहाना चाहिए आपको। पीछे क्या कारण है कि क्योंकि पूरे दिन आप लोगों से मिलते हो, बहुत सारे नकारात्मक तत्व आपके अंदर, भाव विचार, नहाते ही सब गायब। कभी नहाने के बाद का रिफ्रेशमेंट देखा है? नहाना सीख। अब आप लोग क्या करते हो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, अभी ठंडी आ जाएंगी 15-15 दिन, कितने नकारात्मक विचारों को लेकर अपने दिमाग में चलते हो। हर महीने एक बार। तो वो थोड़ा सा स्नान को भी प्रायोरिटी दो, वो भी जरूरी है। तो ये आपका देखो, मेडिवल में भी हम बहुत सिस्टमेटिक चले हैं, एंशिएंट में सिस्टमेटिक चल रहा है आपका। अभी एक टारगेट आपका गुप्त काल का रहेगा, इसके बाद एक गुप्त उत्तर काल, बस आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो है ना। मध्यकाल में, हाँ अब इस पे आते हैं। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत किया सबसे पहले, पूरा खत्म। मुगल काल किया, खत्म। फिर मैंने भक्ति और सूफी आंदोलन दे दिया, ठीक है। इस बार दिया है मध्यकालीन इतिहास के स्रोत। इसमें 3 चीजें पढ़नी है, पहला पुस्तक और लेखक, इससे क्वेश्चन आते हैं, लिख लो ये टॉपिक सब। इसीलिए ये किताब लिखी है मैंने, मुझे पता है आपको सिलेबस तो ठीक है, इसमें लिखा होगा। क्या लिखा है स्रोत में, अभी मैं बता देता हूँ। हाँ, सोर्स वाला चैप्टर, जैसे पुस्तकों के लेखक कौन है, जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, हाँ लिखा है ना, टू द पॉइंट। बस बस बस, हाँ जैसे ये लिखे हैं, ये किताब है, बस 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 बस। मध्यकालीन इतिहास के स्रोत, पहली चीज। अरे बिल्कुल सही है, एक नंबर। साहित्य, साहित्य है इसमें। साहित्य के अलावा और क्या होता है, और किन चीजों से पता चलता है, सोर्सेस किसी उसके बारे में, कोई भी स्थापत्य है उस समय का, है ना, यात्रा वृत्तांत है, कुछ भी है, मतलब उस टाइम का जो भी हमें फिजिकल रूप से मिला है, उसको भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर लो आप। कोई अभिलेख, मध्यकाल में कम है चीजें, लेकिन तब भी एक बार देख लो आप। बस, अरे इन सबकी मदद करो भाई, सब लोग, ये जितने लोग चिंतित हैं सबकी हेल्प करो। अरे प्रभु, अभी वाला कर रहे हैं ना, ये जो मैं कर लूंगा नहीं, हो रहा है ना सब। तो मध्यकालीन इतिहास के स्रोत पूरे तैयार करने हैं। जितने भी सोर्सेस के तरीके होते हैं, सारे सोर्सेस के तरीके आप लेंगे। 2 तरीके मेन होते हैं, पहला होता है साहित्यिक स्रोत, दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। तो जो जो सोर्सेस आपको मिल जाए, दोनों सोर्सेस को लेकर एक बार देख लेना। क्वेश्चन यहां से 1-2 बनते हैं, ये मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आपके आएंगे, लिख के दे रहा हूं। इसके बाद अगला है आपका मॉडर्न हिस्ट्री में आ गए। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने टॉपिक लिया है महात्मा गांधी और उनके आंदोलन। तो महात्मा गांधी को बहुत डीप पढ़ना है, आपको डिटेल में पढ़ना है। मतलब महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, फिर उन्होंने कोई पुस्तक लिखी हो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान, आरंभिक आंदोलन में चंपारण से लेकर जितने भी प्रमुख हैं, थोड़ा दक्षिण अफ्रीका की यात्रा भी देख लीजिएगा, कौन से उन्होंने फॉर्म्स बनाए, ये बनाए, सब महात्मा गांधी का एक डीप चैप्टर है ये। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, इसी के बीच में एक व्यक्तिगत सत्याग्रह भी हुआ था 1940 में, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो आंदोलन, उसे भी रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आर्ट एंड कल्चर है, कला एवं संस्कृति। आर्ट एंड कल्चर आप कर लीजिएगा। कला एवं संस्कृति में शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत। संगीत को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत। बहुत ज्यादा लकीर का फकीर नहीं होना, देखना है कौन कौन से शास्त्रीय संगीत हैं, कौन कौन से लोक संगीत हैं। लोक संगीत में भी उत्तर प्रदेश के लोक संगीत देखना ज्यादा, ठीक है। भौगोलिक संकेतक, इससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है जीआई टैग से, तो यूपी के जीआई टैग ज्यादा फोकस करना। और लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य पहले कर चुके थे, लोक नृत्य यहाँ पे। ये टॉपिक बहुत दिन के नहीं, 1 दिन के टॉपिक है ये। जीआई टैग्स आप बैठोगे अभी 1 घंटे में निपटा दोगे, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा है बोल रहा हूँ मैक्सिमम,
ठीक है, करंट भी इसमें अपडेट हो जाएगा, चीजें भी हो जाएंगी। इसके बाद आ जाओ पॉलिटी में। पॉलिटी में हमने देखो क्या क्या कर लिया था। पॉलिटी में प्रस्तावना की थी, इससे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरी सेंट्रल केंद्र सरकार थी। अब स्टेट गवर्नमेंट है पूरी, राज्य सरकार, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कार्यपालिका, विधायिका। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने न्यायपालिका नहीं रखा। न्यायपालिका का चैप्टर हम एक अलग ही चैप्टर बनाएंगे, अगले टारगेट में रहेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, ट्रिब्यूनल्स, इनको एक साथ कर देंगे। अभी पढ़ लिया था क्या पिछले वाले में? सुप्रीम कोर्ट नहीं किया ना, उसमें मैंने चैप्टर, इसमें इसीलिए मैंने डिफाइन करके लिखा, न्यायपालिका हम अलग से पढ़ेंगे। इसके बाद है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और प्रमुख संविधान संशोधन। आर्टिकल 368 पढ़ना है, और आर्टिकल 100 वो संविधान संशोधन 106वां हुआ है ना लेटेस्ट, किससे जुड़ा हुआ था 106वां? अभी एक और हुआ है, अभी लेटेस्ट जो हुआ था, अभी जस्ट ना हुआ है एक, अभी हुआ है, बहुत मुद्दा चर्चा में था, कैसे भूल सकते हैं। हाँ हाँ, अरे वाह, बस बस वो प्रस्ताव लाया गया, अभी वो पारित नहीं हुआ। हाँ, पारित नहीं हुआ। 130वां संविधान संशोधन जो अभी आया, तो उसको पढ़ना है ना। सभी को दायरे में लिया गया है कि 30 दिन के अंदर यदि किसी को जेल हो जाती है तो वो आपका जो है, ठीक, हाँ, कितने दिन तक उनको विधेयक की स्वीकृति देने के लिए रोक सकते हैं आप? तमिलनाडु, वो सब इकट्ठा करेंगे। वो मैगजीन में भी मैंने काफी कुछ कवर कर रखा है, विधिक निर्णयों में आपको मिल जाएगा। तो एक बार ये जितने भी हैं 99 नहीं भाई, 69वां हो गया है ना, 86 हो गया, 73 हो गया, 74 हो गया, 97 हो गया, 99 हो गया, 100 हो गया, 101 से लेकर 106 तक सुप्रीम कोर्ट के आर्डर। वो भी अभी जो रिसेंट, जैसे अभी हाँ, बहुत सारे हैं। आरक्षण का हो गया, अभी कुत्तों वाला मामला भी आया था, कई सारे मामले जो सुप्रीम कोर्ट का चलता है, वो विधिक करंट अफेयर्स में आता है, आपका पता होना चाहिए आपको। हाँ हाँ, कल रात को ही आया। इसके बाद आ गए ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में अभी तक देखो कितना कुछ हो चुका है हमारा, काफी पहुंच चुके हैं। एग्रीकल्चर थोड़ा सा, इसको एग्रीकल्चर एक इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से पढ़ते हैं, वो एक अलग सेगमेंट है। ये है भौगोलिक प्रोस्पेक्टिव से। भौगोलिक प्रोस्पेक्टिव से कैसे पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी फसल होती हैं, किस ऋतु में कौन सी फसल होती है कौन सी फसल के जो है उसके कुछ थोड़ा सा अंदर नहीं, एमएसपी वगैरह इकोनॉमी प्रोस्पेक्टिव चले गए। तो यहाँ भौगोलिक प्रोस्पेक्टिव से देखिएगा एग्रीकल्चर और सिंचाई, ठीक है, किस्में वगैरह भी देख लीजिएगा। जैसे कोई गेहूं है, उसकी कितनी किस्म, थोड़ा रफली, ज्यादा नहीं, इससे भी यूपी पीसीएस है, एग्रीकल्चर भी ऐड करता है। तो एग्रीकल्चर ये जो है भौगोलिक प्रोस्पेक्टिव से, और ये आपको कहाँ मिलेगा? परीक्षा वाड़ी की जो वो वाली बुक आती है। बाकी मैंने अपनी क्लास नोट्स में भी लिखवाए हैं सारी चीजें। इसके बाद खनिज और ऊर्जा संसाधन, इनका लेटेस्ट डेटा निकाल लेना। अभी कौन कौन से स्टेट हैं विश्व में, विश्व नहीं है ये, भारत के संदर्भ में, तो कौन कौन से स्टेट में कोयला में कौन है, लोहा में कौन है, एल्युमिनियम में कौन है, और इनके अयस्क भी देख लेना, किसके कौन कौन से अयस्क होते हैं, रफली डेटा ये सारा आपको मिल जाएगा। ऊर्जा संसाधन में नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में उनका डेटा स्टेट वाइज, और ये सब निकाल लेना, ठीक है। इसके बाद आ जाना इकोनॉमी। इकोनॉमी में मुद्रा, बैंकिंग और मौद्रिक नीति, ठीक है। इसके बाद मैंने डाल दिया सेंसस, जनसंख्या और नगरीकरण का डेटा भी आपको देखना है। इसको हम छोड़ के नहीं जा सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन यहां से निकलते हैं। यूपी को थोड़ा ज्यादा संदर्भित रखना, अपना यूपी पीसीएस का पेपर है तो उसको संदर्भित करके चलना। इसके बाद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें बायो में मानव शरीर तंत्र पार्ट 2, पहले उसमें पार्ट 1 था। 3 अंग तंत्र हमने उसमें देखे थे। इसमें उत्सर्जन तंत्र, हार्मोन व अंतःस्रावी तंत्र, और तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ठीक है, ये पूरा तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। फिजिक्स में कार्य, ऊर्जा और शक्ति रफली देखना, और इनके अनुप्रयोग देखने की कोशिश करना, उसमें अनुप्रयोग जो हो वो देखना, थोड़ा फार्मूला देख लिया बस। केमिस्ट्री में दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन, इसमें मैंने एक जो है सब टॉपिक में ऐड किया होगा कि दैनिक जीवन रसायन में क्या है। देखो अब इसका अगला संस्करण में जब निकालूंगा ना, बहुत डिटेल होगा सिलेबस रिसर्च का। अगला संस्करण जब आएगा वो, उसमें मैंने फिर एक छोटी छोटी बात भी लिखी, अभी लिख ही रहा हूँ, चल रहा है, अभी मैंने
मतलब अभी साइंस में ही उलझा हुआ हूँ, एक एक छोटी छोटी बात ढूंढ रहा हूँ। दैनिक जीवन में रसायन में है औषधियाँ। ये वैसे आपका टॉपिक आ जाता है, उससे भी जुड़ जाता है, मतलब बायो से भी जुड़ जाता है। रिसेंट की रसायन, और जैसे साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ये अभी पूछा था ना कि खाने वाले सोडा या धावन सोडा, इन सब के फार्मूला पूछ लेता है। तो थोड़ा रफली आपको पता रखना है इसका। खाद्य रसायन कौन कौन से हम जो है रंग यूज करते हैं, संरक्षक के लिए क्या चीजें यूज करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है फलों को पकाने के लिए कौन सी तो ये मतलब जनरल दैनिक जीवन की रसायन जो आपकी रहती है। उर्वरक आप तैयार कर लेना, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट और आपका पोटास वगैरह का क्या रहता है, विस्फोटक, कीटनाशक, प्लास्टिक, ये सब दैनिक जीवन में रसायन हम यूज करते हैं और इन्हीं सब से क्वेश्चन बनते हैं आपके, है ना। तो थोड़ा सा ये भाग 10 में मैंने स्पष्ट कर रखा है, बाकी आपको बुक वगैरह में भी दैनिक जीवन रसायन के कुछ अनुप्रयोग मिल जाएंगे, देख लेना, बस मेरा आपसे आग्रह है। इसके बाद ताप और विद्युत रसायन यहाँ पे रखा है मैंने। इसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं आपके, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा समझना है। जैसे इसमें आपका बैटरियां वगैरह आती हैं, ईंधन सेल आते हैं आपके, विद्युत अपघट्य से जुड़ी हुई चीजें हैं, थोड़ा बहुत देख लेना, ये मिल जाएगा आपको, उसी में मिल जाएगा। परीक्षा वाणी की एक बुक आती है भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान, उसी के अंदर ये चैप्टर सारे दिए गए, सारे चैप्टर है, एक रफली देख के जाना। पीवाईक्यू देख लो, या तो घटना चक्र को उठा लो, घटना चक्र से देख लेना। ये हो गया। आगे चलते हैं, इकोनॉमी एवं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, सतत विकास लक्ष्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है हर हालत में। भारत के हॉट स्पॉट देख लेना, ठीक है। हॉट स्पॉट और होप स्पॉट भी देख लेना। होप स्पॉट एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो समुद्री तंत्र को लेकर के डेवलप किया गया है, ठीक है। करंट अफेयर्स में हाल ही में आर्थिक सुधार व नीतियां, ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा इकोनॉमिक चेंजेस किए गए हैं। अभी जीएसटी अभी देखा आप लोगों ने, रिफॉर्म हुआ है, वो तो मतलब चलो रिसेंट की घटना है, मतलब कई सारे घटनाक्रम है। इकोनॉमिक परिदृश्य, ये ओवरऑल ये लिखा हुआ है आर्थिक सुधार और नीतियां का मतलब ये है आर्थिक परिदृश्य आपको देखना है, पूरा इकोनॉमी देखना है, ये समझ लो इकोनॉमी का करंट अफेयर्स। फिर विज्ञान और रक्षा क्षेत्र में नई उपलब्धियां, डिफेंस सेक्टर अभी बहुत तेजी से आगे ग्रूम कर रहा है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय समझौते, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सरकारी योजनाएं, खेल जगत की प्रमुख घटनाएं ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, अभी कुछ नहीं पढ़ना है, ये वाला टॉपिक आपको एडिशनली ऐड हो गया है यहाँ पे, पर खेल जगत मैंने पहले दे दिया था। इसके बाद यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, अभी चूंकि पॉलिटी राज्य सरकार पढ़ोगे ही तो राज्य व्यवस्था दोनों साथ में ही चली जाएंगी, ये टॉपिक आपका मर्ज हो जाएगा पॉलिटी वाले टॉपिक से। और यूपी की संस्कृति, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का कल्चर का देख लेना, पर्यटन स्थल कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हैं, क्या यहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य क्या है, लोक संगीत क्या है, टूरिज्म क्षेत्र को जोरदार फोकस करके। और सी सेट में एक तो गद्यांश, मुझसे आप कम्युनिकेशन स्किल का मांग रहे थे, कम्युनिकेशन स्किल का मैंने आपको बताया था, यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उन्होंने दे रखे हैं सी सेट को लेकर, वो लेकर रट जाओ, वही एक मिल जाएगी बाजार में, मिल गया है ना। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल तैयार कर लेना। अब गद्यांश दिया मैंने, गद्यांश तैयार मत करना, कौन तैयार करता है गद्यांश, आ जाता है, बट उसमें जनरली थोड़ा सा चीजें सीखना है। जैसे शीर्षक पूछ लेता है, शीर्षक वगैरह पूछता है क्या, गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो थोड़ा सा उसमें आइडिया लेना है कि आगे वाली लाइन, पहली टॉप लाइन या नीचे वाली लाइन में शीर्षक छुपा होता है, तो एक जनरली उसमें देख लेना एक बार किस टाइप का आता है, बहुत इजी होता है, लेकिन तब भी पीवाईक्यू देख लेना। केवल गद्यांश में कैसे पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर निकाल के देख लेना है हमें कि किस टाइप का गद्यांश पूछा जाता है, ताकि वहां जाके ऐसा ना हो अच्छा ये भी पूछता है, ये नहीं होना चाहिए। वहां पे गद्यांश, और गद्यांश की जब बात मैं कर रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात है यहाँ पे, इंग्लिश में भी पैसेज पूछता है, तो दोनों को लेके चलना, इंग्लिश इग्नोर भी मत मारना, क्योंकि आप पढ़ोगे दोनों ही आसान है, मतलब बहुत इजी पूछता है। यूपी पीसीएस की बात ये अच्छी है, यूपी पीसीएस सिर्फ आपको डराता है कम्युनिकेशन स्किल में, वो बच्चों के सबसे ज्यादा मिस्टेक होते हैं। हाँ सही कह रहे हैं, हिंदी उसकी थोड़ा सा क्लिष्ट होती है, और इतनी अच्छी हिंदी हमारी है नहीं, इंग्लिश में तो लंका लगी ही है, हिंदी जब कम्युनिकेशन स्किल की पढ़ते तब लगता है कि ये भी बेकार है। घड़ी पढ़ लेना, घड़ी से एक क्वेश्चन आता है, कैलेंडर पढ़ लेना, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। घड़ी और कैलेंडर मैंने अलग अलग डाल दिए हैं दोनों टॉपिक। कैलेंडर में पूछ लेता है फलाने दिन रविवार है तो दिखाने दिन क्या पड़ेगा, ठीक है, 2026 में ये है तो 2023 में क्या होगा, वो थोड़ा एक बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है,
ठीक है, लीप ईयर्स का वो एक फार्मूला आपको निकाल के घड़ी कैलेंडर क्वेश्चन निकल आता है, बट करके जाना। ये आपकी पूरी टारगेट सीट है, गियर 4 चौथे गियर की टारगेट सीट है ये। मुझे मतलब अब लग रहा है कि आप रम गए होगे, यदि आप इसे कर रहे हो तो रम गए हो, यदि रम गए हो तो फिर क्या है, रमता जोगी बहता पानी। बट मैं एक चीज बता रहा हूं, इस बार जब पेपर आएगा तो ये टॉपिक आपके पास रहेंगे, टारगेट सीट आपके पास रहेगा, मैच कर लेना है। हाँ मतलब बाहर की चीज नहीं रहेगी कुछ भी, ये मान के चलो। अब मैंने टेस्ट भी चूंकि इसी तरीके का डिजाइन किया है, टॉपिक सब टॉपिक, तो हो सकता है टेस्ट सीरीज भी आपके जीवन के लिए एक ऐसा बने कि हाँ भाई इस बार का टेस्ट पेपर बहुत मोटा, यूपी पीसीएस 2024 का पेपर बना दिया 43 पेज का, 38 पेज है टोटल, 43 पेज, मतलब यूपी पीसीएस जितना है ये आराम से करना। 2 घंटे से ज्यादा का समय दूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि पेपर 150 से ऊपर निकल गए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार निकले हैं 174, 175 माफ करिएगा, 175 है। वाह, पीछे बनाइए, अब उसका पीछे आप ऐड कर लीजिएगा अरे ये तो डिफिकल्टी हो गई कहीं पे ना, ना ओएमआर में भी साइड में बना लो आप, किनारे पे इस साइड बना लो। ये नहीं यहाँ नहीं भाई, यहाँ पे डाल लो नंबर, यहाँ पे कर लेना ABCD ऐसे कर लेना। मैं अगली OMR 200 पे 200 वाली बनवा दूंगा इस बार देखो। हाँ कर लेना, अब ये आपको करना है। बट अब बन गए, मुझे अब लग रहा है कि OMR डिजाइन करानी पड़ेंगी 200-250 इस तक की। टॉपिक, पूरे टॉपिक तो तब भी नहीं लेता मैं, करंट अफेयर्स के टॉपिक छोड़ देता हूँ हैं। हाँ तब तो बहुत, बट अब ये टॉपिक है, मैं भी बैठूंगा आप लोगों के साथ, देखेंगे। अभी इसमें चूंकि पूरी रात लगे हैं तो ओवरऑल सही है। एक बार 2 बार रिव्यू मैंने किया है, एक बार फिर रिव्यू अभी साथ में हो जाएगा हमारे। जहां पे गड़बड़ हो आप मुझे एक बार बता देना, ओवरऑल टेस्ट सीरीज ठीक है। पूछिए। ये पूछना था, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एससी में शादी किया या एससी का व्यक्ति कोई जनरल में शादी किया, हाँ ठीक, तो जो उसका बच्चा होगा उसको आरक्षण कैसे मिलेगा? क्या बोल रहे हैं, फिर से बताइए। जैसे मान लीजिए कोई जनरल व्यक्ति है, उसने एससी में शादी किया, नहीं मिलेगा आरक्षण, बच्चे को मिलेगा नहीं। हम्म, और मान लीजिए महिला जब मतलब आदमी जब एससी में है और वाइफ मिल जाएगा, मिल जाएगा। हाँ क्या सोच रहे थे, क्या दिमाग लगा रहे थे ठीक, जानकारी होनी चाहिए, मिलेगा हाँ